Hello students, welcome to the new video for the chapter Control and Coordination. Students, in the last video we discussed about the central nervous system of human beings, wherein we studied about the structure of human brain as well as the structure of spinal cord and various related structures. Now in today's lecture we are going to start with the peripheral nervous system. हमने starting में ही बात की थी, the nervous system in human beings basically comprises of two nervous systems. The central nervous system, which lies along the central line of the body, and the peripheral nervous system consists of those nerves which arise from the central nervous system. हमारा जो PNS है, peripheral nervous system है, peripheral मैंने उस दिन भी समझाया था, basically central line के अलावा हमारी बॉडी में जितना भी nervous system का part present है, it comprises the peripheral nervous system, right? Peripheral nervous system maybe we discussed कि there are two systems again, somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system आज हमने सबसे पहले स्टडी करना है. सबसे पहले जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा somatic nervous system. तो उस दिन हमने बात की थी peripheral nervous system के दो पार्ट्स हैं, somatic and autonomic या autonomous nervous system. सोमैटिक में हमने बात की थी कि जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? ऐसे एक्शंस जो हमारी विल के कंट्रोल में हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं. देखो उनके सिग्नल्स जाने तो ब्रेन से ही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से होके ही जाने हैं. जो हमारे वॉलंटरी सिग्नल्स हैं उनके जो इंपल्स हैं वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ही जाने हैं. बट आपको पता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है हर बॉडी ऑर्गन के. ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की जो कोऑर्डिनेशन है बाकी बॉडी ऑर्गन के साथ वो कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ नर्व्स जो कि न्यूरॉन्स की बनी है. तो वो सारी नर्व्स जो हमारे सीएनएस को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे बाकी के बॉडी ऑर्गन्स के साथ, हमारे पेरिफेरल बॉडी ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करती हैं, जिनका काम क्या है? वॉलंटरी एक्शंस के सिग्नल्स को लेके जाना या लेके आना. वो किसके अंदर काउंट होती है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में. तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं? नर्व्स आती हैं. क्या आती हैं? नर्व्स, जिनका काम क्या है? वॉलंटरी एक्शंस के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना. वॉलंटरी एक्शंस के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं, राइट? अब स्टूडेंट्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स आती हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक है हमारी क्रेनियल नर्व्स, एक है हमारी क्रेनियल नर्व्स, दूसरी है हमारी स्पाइनल नर्व्स. दो तरह की नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. नाम से समझ में आ रहा है, क्रेनियल नर्व्स हमारी वो नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन से अराइज करती हैं. क्रेनियल नर्व्स कौन सी हैं? जो हमारे ब्रेन से अराइज करती हैं. स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं. क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं इनके नंबर की बात करूं तो ह्यूमंस में देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. ह्यूमंस के केस में देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, व्हाइल स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल नर्व्स हैं हमारे अंदर, वो 31 पेयर्स हैं. समझ रहे हो? क्रेनियल नर्व्स हमारे अंदर 12 पेयर्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हमारे अंदर 31 पेयर्स हैं, राइट? तो बेसिकली ये जो दोनों नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, ये मिलके आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं, क्योंकि ये नर्व्स आपके सीएनएस को आपके पेरिफेरल बॉडी ऑर्गन्स के साथ, बाकी के बॉडी ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है, सिग्नल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, राइट? इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है पीएनएस के अंदर ही, वो आपको ऑलरेडी नाम तो पता ही है, ऑटोनॉमिक या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, एएनएस जिसको हम बोलते हैं. तो अगर एएनएस की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एएनएस इज द सेल्फ फंक्शनिंग. ऑटोनॉमस क्या होता है? जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट. एएनएस इज द इंडिपेंडेंट सेल्फ फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर नर्व्स ऐसी हैं जो विदाउट कंसल्टिंग द विल, विदाउट कंसल्टिंग द विश ऑफ द बॉडी काम करती हैं. ये बेसिकली क्या करती हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो नाउ स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर
दो ऑपोजिट डिविजन्स हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू ऑपोजिट डिविजन्स, जिसमें पहली को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दो नर्वस सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं एएनएस के अंदर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करते हैं। हम कई बार बोल देते हैं ऑपोजिट वर्क करते हैं, या देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर दिस which is antagonistic, कि these both are antagonistic to each other, कि एक अगर किसी चीज को बढ़ाएगा तो दूसरा उस चीज को कम कर देगा। वो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि क्या चीज बढ़ती है क्या कम होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखो एएनएस वो है जो वॉलंटरी एक्शंस इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो आप ये समझो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही एएनएस के कंपोनेंट्स हैं। Therefore, इन दोनों का काम तो यही है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल ही करना है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में दोनों ने ही इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उन इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस। हमारी बॉडी के अंदर जब इमरजेंसी कंडीशंस आती हैं, आप वो पढ़ के आते हैं छोटी क्लासेस में कि एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो हमारी बॉडी का इमरजेंसी ग्लैंड है, जो वो हार्मोन सीक्रेट करता है एड्रिनलिन, वो हमारा इमरजेंसी हार्मोन है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशंस में बैलेंस करके रखता है, हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशंस के साथ कोप अप करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली उस एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर रहा है? उस एड्रिनल ग्लैंड को कौन बताता है कि हाँ भाई अब एड्रिनल ग्लैंड तुम एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करो? तो वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड्स की हेल्प से पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशंस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कहेगा? एड्रिनल ग्लैंड्स को बोलेगा कि हाँ अब एड्रिनलिन नॉरएड्रिनलिन सीक्रेट करना शुरू कर दो। तो ये एड्रिनलिन ग्लैंड की सीक्रेशन की हेल्प से पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करवाने में मदद करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस, फियर, फाइट, फ्लाइट, अब ये सब पढ़ के आते हैं, राइट? जबकि अब ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जिनको ये एड्रिनलिन हार्मोन ने सीक्रेट करना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कहने पे, ये इनवॉलंटरी एक्शंस हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपकी हार्ट बीट है, आपका ब्लड प्रेशर है, स्वेट की सिक्रीशन है, सलाइवा की सिक्रीशन है, ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस है। पेरिस्टाल्सिस हो गया, तो ये सारे ही जो हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ये नॉर्मल डेज में भी तो हो रहे हैं। हमारा हार्ट नॉर्मल डेज पे भी बीट कर रहा है, हमारे अंदर पेरिस्टाल्सिस नॉर्मल डेज में भी हो रही है। तो नॉर्मल डेज में उसको कंट्रोल कौन करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उन इनवॉलंटरी एक्शंस को नॉर्मल डेज में उनकी नॉर्मल एक्टिविटी करवाने के लिए मजबूर करता है। तो जो नॉर्मल डेज में इनवॉलंटरी एक्शंस अपने आप कंट्रोल हो रहे हैं नॉर्मली, वो किसकी वजह से है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से है। बट इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर जो ये इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल होते हैं, ये किसकी वजह से कंट्रोल होते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बेसिकली उन सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को किसकी हेल्प से कंट्रोल करेगा? एड्रिनल ग्लैंड्स की हेल्प से कंट्रोल करेगा। वो एड्रिनल ग्लैंड्स को सिग्नल देगा एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करो, जो हमारी बॉडी का इमरजेंसी हार्मोन है। अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, राइट? तो आपको फर्क समझ में आया? सिंपैथेटिक आपकी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशंस में कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में कंट्रोल करता है। अब हम कुछ इफेक्ट्स देखते हैं, हम कुछ इफेक्ट्स स्टडी करते हैं और ये देखेंगे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। फर्स्ट कॉलम में मैं लिखने जा रहा हूं कुछ हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल होते हैं ऑल द टाइम एएनएस की वजह से। सेकंड कॉलम में मैं लिख रहा हूं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, और थर्ड कॉलम में मैं लिख रहा हूं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, राइट? नाउ लेट अस सी इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे सबसे पहले मैं हार्ट बीट की बात करूं तो आप खुद बताओ मेरे को, आपको खुद समझ में आना चाहिए
कि ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस आपने खुद भी फील किया होगा, हार्ट बीट जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करवा देता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मल रखवाने में हेल्प करता है। आपको पता है नॉर्मल हार्ट बीट जो है अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो 72 बीट्स पर मिनट है, वो नॉर्मल डेज में एस्टेब्लिश करवाने वाला है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बट इमरजेंसी कंडीशंस में जब वो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है तो वो कौन करवाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल डेज में नॉर्मल रखने वाला, ये जो 120/80 आप स्टडी करके आते हैं, उसको नॉर्मल रखने वाला कौन है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इमरजेंसी कंडीशंस में जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है वो कौन करवाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर अगर मैं स्वेट सिक्रीशन की बात करूं, है ना, स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशन की बात करूं, तो आपको पता है नॉर्मल डेज में नॉर्मल जितना स्वेट सिक्रीट होना चाहिए उतना ही होगा, क्योंकि आपको पता है स्वेट जो है बेसिकली आपके अंदर थर्मो रेगुलेशन करवाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए जो है स्वेट सिक्रीट होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल डेज में उससे नॉर्मल सिक्रीशन करवाएगा जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करवाने में हेल्प करेगा। बट ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस आपको पता है पसीना बहुत ज्यादा आता है, स्वेट बहुत ज्यादा आता है, तो वो जो इंक्रीज्ड सिक्रीशन है वो कौन करवाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो ये जो चीजें रेगुलेट हो रही है ये डायरेक्टली नहीं रेगुलेट हो रही है, एक्चुअली कौन रेगुलेट करवा रहा है, एड्रेनालिन। बट एड्रेनालिन के सिग्नल्स भी किसने दिए थे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने दिए थे, राइट। फिर अगर मैं बात करूं सलाइवा सिक्रीशन की, तो आपको पता है जब आपको टेंशन हो, इमरजेंसी कंडीशंस में आपको भूख बहुत कम लगती है, आपको लगता है मेरा मुंह सूख रहा है, बार बार पानी पीने का मन करेगा। तो मुंह क्यों सूखता है, मुंह सूखने की जो कंडीशन है, जब ड्राई माउथ हो जाता है उसको हम बोलते हैं जीरोस्टोमिया। क्या बोलते हैं, जीरोस्टोमिया। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, सलाइवा की सिक्रीशन डिक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से मुंह सूखने लगता है। इमरजेंसी कंडीशंस में जो ड्राई माउथ होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक उस सिक्रीशन को नॉर्मल रखवाने में हेल्प करता है, राइट। भूख कम और इसलिए क्यों लगती है, क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल जूसेस थे, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ने जो जूसेस सिक्रीट किए थे उनकी सिक्रीशन भी डिक्रीज हो जाती है सिंपैथेटिक की वजह से, भूख लगनी कम हो जाती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है उनकी सिक्रीशन को नॉर्मल रखने में हेल्प करेगा। फिर अगर और हम बात करें इसके अलावा तो बात आ जाती है यूरिनेशन की। तो इमरजेंसी कंडीशंस में आपको पता है यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होती है, वो कौन करवाता है, सिंपैथेटिक करवाता है। वो कैसे करवाता है, क्योंकि आपका यूरिनरी ब्लैडर ये रिलैक्स करवा देता है, रिलैक्स करवा देता है, यूरिनरी ब्लैडर ज्यादा यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, थोड़ी थोड़ी देर के बाद यूरिन पास आउट करने की अर्ज उठती है, मिक्सचरेशन बार बार करनी होती है, जबकि यूरिनेशन नॉर्मल रहती है नॉर्मल डेज में ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के रखता है, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं ड्यू टू द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि इमरजेंसी कंडीशंस में किस तरह से अच्छा जैसे इंटेस्टाइनल जूसेस से, इसी तरह से लीवर एंड पैंक्रियास की भी जो सिक्रीशन है, लीवर एंड पैंक्रियास की जो सिक्रीशन है वो भी डिक्रीज हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जबकि नॉर्मल रहेगी वो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की समझ आई आपको कि इमरजेंसी कंडीशंस में जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, आपके इनवॉलंटरी एक्शंस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, दे ऑल आर ब्रॉट अबाउट बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, राइट। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये समझो कि आपका जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स का वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। हमने सीएनएस भी पढ़ लिया, हमने पीएनएस को भी अच्छे से स्टडी कर लिया, उसके दोनों कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए। अब जो हमने स्टडी करना है वो एक अलग से टॉपिक है व्हिच इज रिफ्लेक्स एक्शन। वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे पहले एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं।
देखो, रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी का एक ऐसा इनवॉलेंटरी क्विक रिस्पॉन्स है जो आपके बिना सोचे आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक्सीडेंटली अपना हाथ किसी गर्म चीज के साथ टच करते हो तो आपका हाथ अपने आप जो है वो पीछे हो जाता है, रिट्रैक्ट हो जाता है, आपको सोचने तक का मौका नहीं मिलता और अपने आप वो जो है स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाता है, हाथ अपने आप पीछे हो जाता है। बिकॉज आपकी बॉडी को पता है किस चीज का रिस्पॉन्स क्या देना है और कितना फास्ट देना है। आपके ये जो एक्शंस होते हैं ना, इसी तरह के एक्शंस जिनमें ब्रेन को सोचने तक का मौका नहीं दिया जाता, ऐसे ही एक्शंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर बेसिकली द इमीडिएट क्विक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस। इमीडिएट रिस्पॉन्स है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है टू सम काइंड ऑफ स्टिमुलस व्हिच इज ब्रॉट अबाउट विदाउट कंसल्टिंग द विल ऑफ द बॉडी। ये रिफ्लेक्स एक्शंस की जो एग्जीक्यूशन है, इनकी जो ये वर्किंग है, दिस इज कंप्लीटली विदाउट द विल ऑफ द बॉडी। आप गर्म प्लेट को टच करोगे, आपका हाथ पहले पीछे आ जाएगा, आपको आपके ब्रेन तक सिग्नल्स बाद में जाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ बॉडी के अंदर हुआ। जनरली क्या होता है, ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं और ब्रेन बोलता है कि हाँ इसका आंसर ये देना है, इसका रिस्पॉन्स ये देना है। बट रिफ्लेक्स एक्शंस के केस में ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शंस के केस में क्या होता है, सेंस ऑर्गन से जो स्टिमुलस आया उसकी जो इंपल्स है वो ब्रेन तक नहीं जाती, रादर वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड से ही वो वापस आ जाती है और वो रिफ्लेक्सेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके स्टिमुलस को रिस्पॉन्स मिल जाता है। बाद में स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स जाते हैं हमारे ब्रेन तक फॉर इंटरप्रिटेशन कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो चेंज आई, ये जो एक्शन हुआ, ये क्यों हुआ। आपको बाद में पता चलेगा कि हाँ मैंने गर्म प्लेट को हाथ लगा दिया था इसलिए मेरा हाथ पीछे आया। तो इतने क्विक जो ये एक्शंस है, इतने इनवॉलंटरी जो ये एक्शंस हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, there are two types of reflex actions in humans. There are two types of reflex actions. One are inborn या innate reflexes, reflexes भी बोल देते हैं, reflex actions नहीं बोला तो, and the other one are acquired, acquired reflexes. इनबॉर्न या इननेट रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस हैं जो एक बेबी के अंदर बाय बर्थ होते हैं। बाय बर्थ उस बेबी की बॉडी को पता है कि इस तरह का स्टिमुलस आएगा तो इस तरह का रिस्पॉन्स जाना चाहिए और वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जाना चाहिए, विदाउट कंसल्टिंग द विल जाना चाहिए। जैसे मान लो हॉट प्लेट वाली अभी एग्जांपल ली थी मैंने, हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच करते हो तो हाथ अपने आप पीछे हो जाता है, बॉडी अपने आप रिट्रैक्ट हो जाती है। तो एक छोटे से बच्चे के साथ भी सेम है और एक बड़े से बच्चे के साथ भी सेम है, एडल्ट्स के साथ भी सेम है, बिकॉज ये एक इननेट इनबॉर्न रिफ्लेक्स है जो बॉडी के अंदर, बेबी के अंदर सिंस बर्थ प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर आप एक बेबी की, छोटे से अभी न्यूली बॉर्न बेबी है, उसकी बॉडी को अगर आप प्रिक करोगे, है ना, किसी शार्प चीज से उसको प्रिक करोगे, तब भी वो रोने लग जाएगा, वो हाथ पीछे कर लेगा, क्योंकि वो भी एक इनबॉर्न रिफ्लेक्स है। उसकी बॉडी को पता है कि ऐसे जब प्रिक किया जाए तो हाथ पीछे कर लेगा। आप उसको थोड़ा सा चुंडी मारोगे या उसको प्रिक करोगे तो वो अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेता है, क्योंकि प्रिक करने वाला भी जो रिफ्लेक्स है वो इनबॉर्न होता है। इसके अलावा एक छोटे से बच्चे के अंदर भी पेरिस्टाल्सिस होती है ना, तो वो पेरिस्टाल्सिस वाला जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी इनबॉर्न है। उसकी बॉडी को किसी ने सिखाया नहीं कि पेरिस्टाल्सिस करनी है, ऑलरेडी उसकी बॉडी को पता है कि हाँ पेरिस्टाल्सिस करनी है, वो भी आपका क्या है, एक इनबॉर्न रिफ्लेक्स है। तो ये जो कुछ रिफ्लेक्सेस हैं ये आपके पास इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस हैं, प्रेजेंट सिंस बर्थ। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, धीरे धीरे हम सीखते हैं। जैसे राइटिंग हो गया, है ना, ड्राइविंग हो गया, ड्राइविंग अ बाइसिकल और कार और मोटरसाइकिल, है ना। इसके अलावा जो सेलिब्रेशन है ऑन सीइंग फूड, मुंह में पानी आ जाना, आपको पता है ना
कि आपको जो फेवरेट फूड होगा उसको देख के आपके मुंह के अंदर आप कहते हो मुंह में पानी आ गया, तो बेसिकली उसको देख के आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्सेस हैं, समझ में आया ना पहले आपको रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअल में है क्या? तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ये इनको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये एक पाथ फॉलो करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो पूरा एक पाथ फॉलो करके एग्जीक्यूट किया जाता है। उस पूरे पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। उस पूरे पाथ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। मैंने आपको अभी समझाया रिफ्लेक्स एक्शन में सिग्नल ब्रेन तक पहले नहीं जाएगा, पहले रिफ्लेक्स एक्शन पूरा होएगा, सिग्नल बाद में ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ। तो रिफ्लेक्स आर्क के जो है आपके पास जो कंपोनेंट है उसमें पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर। रिसेप्टर ने क्योंकि क्या करना है? स्टिमुलस को रिसीव करना है। आपकी स्किन हो गई, आपकी टंग हो गई, ये जो रिसेप्टर्स है आपके पास। सेकंड जो ऑर्गन है, ये सेकंड जो पार्ट है रिफ्लेक्स आर्क के अंदर जहां से इंपल्स होके जाएगी वो है सेंसरी नर्व। क्योंकि रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव किया और वो उसको किसको दे देगा? सेंसरी नर्व को दे देगा। क्योंकि ये सेंसरी नर्व कहां तक जाएगी? ये सेंसरी नर्व सिग्नल को लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक नहीं लेके जाएगी, मैंने अभी समझाया आपको। स्पाइनल कॉर्ड में जाके होगा इंटरन्यूरॉन। वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? इंटरन्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। वो इंटरन्यूरॉन या रिले न्यूरॉन उसको इंटरप्रेट करेगा और वो किसको सिग्नल पकड़ा देगा? सीधा मोटर नर्व को। क्या काम होता है इंटरन्यूरॉन का? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का जंक्शन दबाना। तो ये इंटरन्यूरॉन कहां पे प्रेजेंट है? ये स्पाइनल कॉर्ड वाला इंटरन्यूरॉन है। आपने जब इंटरन्यूरॉन्स की लोकेशन स्टडी की थी तो वहां पे पढ़ा था इंटरन्यूरॉन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में होते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन में इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व है ये स्पाइनल कॉर्ड वाला इंटरन्यूरॉन है जो सिग्नल पकड़ा देता है मोटर न्यूरॉन को। मोटर नर्व जो है वो फर्दर सिग्नल कहां लेके जाती है? इफेक्टर ऑर्गन तक, कि हाथ को पीछे कर लो, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दो, रिलैक्स कर दो या कुछ भी। तो ये जो पूरा पाथ फॉलो होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बेसिकली 5 कंपोनेंट्स आते हैं। तो आपको समझ में आया? रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जीक्यूशन होने के बाद आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि बॉडी के अंदर ऐसा कुछ हुआ। जब तक रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट नहीं होता आपके ब्रेन को कंसल्ट नहीं किया जाएगा कि ये कुछ किया जाए या नहीं, बिकॉज इट इज एन इनवॉलंटरी इमीडिएट रिस्पॉन्स जिसके अंदर ब्रेन की कोई विल की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली इस चैप्टर का ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपका जो पहला पार्ट था नर्वस सिस्टम वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। हमने बात की थी ह्यूमंस में जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये 2 सिस्टम्स करवाते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमने इसके अंदर स्टार्ट करना है वो है ह्यूमंस का एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कि किस तरह से वेरियस ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड रेगुलेशन करती है, राइट? तो वी विल स्टार्ट दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।